जो 80-90% अपनी तवानाई की ज़रूरत इंपोर्ट के ज़रिए मीट करता है। तो हमने जो खित्ते की सूरत हाल है, जो शायद एक हमसाया मुल्क से जो शुरू हुई और आज उसने पूरे खित्ते को जो अपनी आग में लपेटा हुआ है, और उसके असरात किस तरह से वाइडर वर्ल्ड के ऊपर आ रहे हैं जी, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर चंद हकायक आपके सामने रख दूं, और उसके बाद पाकिस्तान और जो आज हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, क्या उसने जिम्मेदारी के साथ जो अपनी रियासती जिम्मेदारियां थी वो अदा की नहीं की, इसका फैसला तारीख के ऊपर छोड़ दूं। क्योंकि शायद ये उसी किस्म का मौका था कि अगर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मकबूल इक़दामात के पीछे भागती तो पाकिस्तान को उसी नहज के ऊपर ले जाती जो 2022 के अंदर हमने पाकिस्तान का हाल देखा था। स्पीकर साहब, जो 28 फरवरी को बमबारी ईरान के अंदर हुई, उसकी वजह से जो हुर्मुज़ के अंदर जो सारी की सारी जो आपकी पेट्रोलियम की चेन थी वो किस तरह से डिस्टर्ब हुई, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि तकरीबन दुनिया की अगर आप तवानाई के मेजर उसके ऊपर उसको देखें तो तकरीबन 20-25% दुनिया की सप्लाई चेन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए गुजरती थी, और उससे यकीनन खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, पर इसके अलावा एलपीजी, एलएनजी, फर्टिलाइजर और बहुत सी केमिकल अशिया यहां से गुजरती थी, जिसकी रुकावट की वजह से आज सारी दुनिया के अंदर उनकी कीमतों में बढ़ावा कई कई गुना आज आपके सामने आ चुका है। तो आपके पास बहैसियत कौम ये फैसला करना था कि क्या आपने उनकी अवेलेबिलिटी, उन अशिया की जो अवेलेबिलिटी उसको इंश्योर करना है, या एक ऐसी कीमत जिसके ऊपर शायद आप वो अशिया या वो प्रोडक्ट आप मुहैया ही ना कर सकें, तो उसका नुकसान और वो खतरा अपने ऊपर मोल लेना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और क्योंकि ये एक एक्सीडेंट या एक हादसाती तौर पे इसका किसी ने कोई इसकी तैयारी नहीं थी, ये 28 फरवरी के इतवार के दिन जब हमला हुआ उसके बाद ये मामला आगे चला, तो हुकूमत ने जब तक वसाइल इकट्ठे नहीं किए तो फैसला ये किया कि कीमतों का जो बढ़ावा बैनुल अक़वामी मंडी में आ रहा है, मैं उसके ऊपर हक़ाइक़ आपके सामने रख दूंगा, आप खुद तय कर लीजिएगा कि क्या सही रास्ता था कि गलत रास्ता तयन किया गया। तो आपने उसको ट्रांसमिट करने दिया, उसको आगे अवाम के ऊपर मजबूरन पास होने दिया, और इसके साथ साथ वो वसाइल को फ़ायद शारी के ज़रिए पेटी कस के अपने अखराजात की दोबारा रीप्रायोरिटाइजेशन करके, जिसमें तरक्याती अखराजात को भी आपने शिफ्ट किया, आपकी जो अपनी मुनाफा बख्श यहाँ पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनसे वसाइल इकट्ठे किए, और इन सारे इकदामात लेके वफाकी हुकूमत ने 100 अरब का एक वॉर चेस्ट इकट्ठा करके ये फैसला किया कि उसके बाद हम जो कोई भी बढ़ावा अगर कीमतों के अंदर आता है तो वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर बिला तफरीक 2-3 हफ्ते आगे निज़ाम को चलाया गया, और हर हफ्ते वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया, और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। सर, ये सब कुछ जब हो रहा था
उस वक्त वजीर खजाना साहब की मदद के साथ, क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, बिहाइंड द सीन्स ये भी गुफ्तगू शुरू हो चुकी हुई थी कि ये इतना बड़ा एक एक्सोजेनस शॉक है, इतना बड़ा एक एक्सोजेनस शॉक है कि जो शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने नहीं देखा हुआ। जो क्रूड तेल जो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे निकाल के उसकी कीमत देख सकते हैं, जो दुबई की मंडियों के अंदर, ओमान की मंडियों के अंदर तकरीबन $70 पर बैरल था, वो बढ़ के तारीख की बुलंद तरीन सतह $170 पर बैरल के ऊपर भी गया। तो आपने बिहाइंड द सीन ये भी अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मामला तय करना था कि इस एक्सोजेनस शॉक को, जिसका हुजम इतना बड़ा है कि बहुत से ममालिक जिसके अंदर आप उनके अंदर तबाही देखते हैं, जहां पे कितारें लगी हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, रैशनिंग हो रही है, इस सारी चीज से बचाते हुए आपने पाकिस्तान को, इस फ्रेमवर्क को बचाते हुए जो बेपनाह मुश्किल के साथ आपने 2-3 साल के अंदर इस्तेहकाम हासिल किया है, उसको किस तरह से इंसुलेट करते हुए आपने इस निजाम को आगे लेके चलना है, तो उनके साथ भी गुफ्तगू शुरू कर दी गई थी। तो स्पीकर साहब, खाम तेल के अंदर जो इंक्रीज आई मैंने आपकी तरफ बता दिया, पर उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ जो ऑनरेबल MNA साहब शाहिद साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, डीजल, उसकी कीमत के अंदर और उसकी अवेलेबिलिटी में जो चैलेंजेस सामने आए, उसकी मैं सिर्फ इस चीज से उसके ऊपर रोशनी डालता हूं कि पहले ही मार्च को जब डीजल की कीमत तय की गई तो उस वक्त प्लैट्स का रेट $88 पर बैरल था। पिछले हफ्ते जब हफ्ता इख्तिताम हुआ तो प्लैट्स डीजल की कीमत $280-290 पर बैरल छू चुकी हुई थी। ना सिर्फ ये प्लैट्स की इंक्रीज कई गुना थी, पर पाकिस्तान पिछले 50 साल से अपना जो तेल, जो डीजल इंपोर्ट करता है, वो कुवैत पेट्रोलियम का एक 50 साल का मुआहदा है, उसके साथ उनसे मंगवाता है। तो तकरीबन $5-5.5 उसके ऊपर प्रीमियम था, $1-1.5 का उसके ऊपर किराया था और चंद डॉलरों का उसके ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट थी। तो जब हुर्मुज की बंदिश आई तो वो सारे की सारी सप्लाई एक दिन के अंदर खत्म हो गई। तो उसके लिए मुतबादिल इंतजाम क्या किया गया, मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा, और क्या मुशावरत का सिलसिला, और किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गल्फ, जो हमारे ये खलीजी ममालिक हैं, उनके साथ गुफ्तगू की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब ने क्या किरदार अदा किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने क्या किरदार अदा किया, मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा सर। पर जब कुवैत का सारा चैनल बंद हुआ तो ये डीजल की कीमत का बढ़ावा अपनी जगह पर, जो आपको दूसरी मंडियों की तरफ रुख करना पड़ा, वो $5 का प्रीमियम बढ़ के $60-70 के ऊपर आपको जाके वो डीजल खरीदना पड़ा। तो ना सिर्फ $300 पर बैरल के ऊपर तेल, पर उसके ऊपर उसका प्रीमियम तकरीबन $50-60-70 के ऊपर पहुंच चुका था, क्योंकि इतनी ज्यादा किल्लत उसकी आपको बैनुल अक़वामी मंडी में थी। जो इंश्योरेंस जो चंद लाख डॉलर में होती थी, वो जंग की वजह से $15 मिलियन के ऊपर जा चुकी थी। जो किराया चंद लाख डॉलर के अंदर एक जहाज का होता था, वो $2 मिलियन के ऊपर जहाज आपको इंतजाम करना पड़ा। इसके अलावा LNG की जो सारी सप्लाई थी, वो भी आप जानते हैं कि कतर के साथ पाकिस्तान का 10 साल पुराना एक मुआहदा है, जिसके तहत सारी की सारी LNG आपकी कतर से आती है। तो उसका जब हुर्मुज के अंदर जब ये प्रॉब्लम आई, कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया, तो वो सप्लाई सारी चंद दिनों के अंदर आपकी हवा में उड़ गई और आपके पास उसका मुतबादिल कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। तो इसके अंदर जो फिर इकदामात गैस को
लाने के लिए और आवाम को इस तकलीफ से इंसुलेट करने के लिए जो मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर वजीर खजाना साहब, मैं एक एक सूबे के वजीर आला के पास हाजिर हुए, उनको इन सारी इश्यूज के ऊपर पूरी आगाही दी। उनके मशवरे के साथ फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को गुजारिश की गई कि पूरी रियासत के इदारों को आपने अपने पास इकट्ठा करें, ये सारे हकायक उनके सामने पेश करें और मशावरत के साथ फिर ये तय करें कि कौन सा रास्ता पाकिस्तान को आगे तय करना है और किस तरह से इस निज़ाम को आगे लेके जाना है। क्या हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसके अंदर आज कितारें और आज लड़ाइयां हम पेट्रोल पंपों पे देख रहे हैं, या हम वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर लोग अपने फैसले खुद करें और जो अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ दिस एक्सट्रीमली स्केर्स मॉलिक्यूल है वो अपने घरों के अंदर उनको इजाजत दी जाए कि वो खुद फैसला करें और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी इस हद तक महदूद करें कि कमजोर तरीन लोग, जिनकी तरफ ऑपोजिशन के साथियों ने भी निशानदेही की, उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हों, चाहे वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हों, चाहे वो किसान जिन्होंने आगे हल चलाना है, ट्यूबवेल चलाने हैं, ट्रैक्टर चलाना है, या वो लोग जो मार्केटों के अंदर अपना बाइज्जत रोजगार कमाने की कोशिश करेंगे। तो एक भरपूर मशावरत की बैठक प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जिसके अंदर सारे वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर और कायम मकाम वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान वहां पे मौजूद थे। वहां पे बैठक का इंतजाम किया गया, जहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, अस्करी क़ियादत भी मौजूद थी, और ये तय किया गया कि आपस में जिम्मेदारियां बांटें कि हुकूमत ने तो वफाकी हुकूमत ने अपने इखराजात को दोबारा तरतीब दे के तकरीबन 120, 130, 140 अरब रुपए का इंतजाम करके चंद हफ्तों के अंदर आवाम को इस ऑयल शॉक से तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश की है। तो उसके बाद फिर एक दफा वजीर खजाना साहब, मैं, सरदार अवैस लगारी साहब, हम जुनेद अनवार साहब, IT मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा, इन सारों को एक एक सूबाई दारुल खिलाफे में भेजा गया। उनके साथ उनकी तरजीहात को तय किया गया। जब सबको एक पेज के ऊपर लाके इसका हुजम और इसकी नौयत जो क्राइसिस की हमारे सामने खड़ी है देखते हुए जब सबको ऑन बोर्ड कर लिया गया, तो वजीर आजम साहब से दरख्वास्त की गई कि आप सारी कौमी क़ियादत को इकट्ठा करके वहां पे अवाम के सामने इन फैसलों को हतमी शक्ल दे के उसके बाद इस नेशनल जो प्राइम मिनिस्टर्स सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के साथ आप इस प्राइस ट्रांसमिशन के फैसले को आगे लेके चलें। क्योंकि इसका जो हुजम जो था वो मैंने आपसे उसकी तरफ आपको इशारा किया कि तकरीबन 50-60 अरब हफ्ते का पहुंच चुका था, और इसका ज्यादा फायदा साहिब हैसियत लोग उठा रहे थे, क्योंकि ब्लैंकेट सब्सिडी में जो जितना तेल खरीदेगा उसको उतना ज्यादा रियासत के जो ये वसाइल हैं उसके ऊपर उसका ज्यादा उसकी डिमांड थी। तो ये फैसला किया गया कि ये कतन मुनासिब नहीं है कि जब आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर आप अपनी मईशत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, उसको एक जामे और पायदार तरक्की के सफर पे डालना चाहते हैं, तो आप इस हुजम को सुकेड़ के आप सिर्फ कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और इस हुजम को जो शायद महीने का 200-200, 300-300 अरब पहुंच चुका था, सूबों के साथ मिलके इसको उसके 10वें हिस्से पे लाके वो मोटरसाइकिल वाला, वो तंदूर वाला, वो दुकान वाला
जिसको जिस किस्म के मर्जी हालात हो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उसकी तरफ अपने सारे जो वसाइल हैं उनका रुख करें। तो ये सारे का सारा प्रोग्राम वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के जब तरतीब दिया गया, इसके अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने इस सारे प्रोसेस की खुद निगरानी की, वज़ीर आज़म साहब का, जिन्होंने जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर से ने बताया पहले दिन से हमारी रहनुमाई की, हमें गाइड किया कि इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। सारे वज़राए आला, ख़ास तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, मुराद अली शाह साहब का, सुहेल आफरीदी साहब का, सरफराज बुख्ती साहब का, और जो कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जज साहब का, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनकी मशावरत के साथ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्होंने भी बेपनाह बैठकों के अंदर हमें उसके ऊपर रहनुमाई भी दी, पॉलिसी एडजस्टमेंट या जो भी मशवरे थे वो भी दिए, जिसके मुताबिक एक फाइनल प्रोग्राम को तरतीब दिया गया और ये तय किया गया कि शायद बैनुल अक़वामी मंडी की जो कीमत है उसको ट्रांसफर किया जाए और इसके साथ साथ टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का सूबों की मशावरत के साथ प्रोग्राम को फौरी तौर पे रोल आउट किया जाए, जिसको आपने देखा कि वजीर खजाना साहब और मैंने जब रात को बैठ के जब कीमतों के बढ़ावे को अनाउंस किया, इसके साथ साथ सब्सिडी प्रोग्राम का भी अनाउंस किया। उसके क्या खदोखाल हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बताएंगे, उसका तरीक़ेकार कि बाइज्जत अंदाज के अंदर, किसी लड़ाई झगड़े के बगैर, किसी पेट्रोल पंप पे कितारें लगे बगैर किस तरह से आईटी मिनिस्ट्री ने उनके घरों के अंदर उनके ई वॉलेट्स के जरिए इनको ये पैसे मुहैया करने का बाइज्जत इंतजाम किया गया। सारा रिकॉर्ड गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का सूबाई एक्साइज डिपार्टमेंटों के जरिए लिया गया, इकट्ठा किया गया और आज लाखों की तादाद के अंदर वो पैसे ट्रांसफर भी हो चुके हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही के अंदर रोज लाखों की तादाद के अंदर वो ट्रांजैक्शनें हो रही हैं। तो स्पीकर साहब, तो ये बैकग्राउंड थी और इसके पीछे, क्योंकि मैं इतनी सिर्फ गुजारिश करूंगा, 90% हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए आता था। तो एज पेट्रोलियम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट सऊदी हुकूमत, जिसने आउट ऑफ द वे जाके हमें अपने यानबू पोर्ट के जरिए उन्होंने बिला किसी डिसरप्शन के पाकिस्तान को तेल मुहैया किया और आज भी हमारे पास खाम तेल के जहाज रेगुलर बिना के ऊपर यानबू पोर्ट से आ रहे हैं। इसके साथ साथ यूएई गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर फुजेरा का पोर्ट है, वहां से तेल का इंतजाम पाकिस्तान के लिए किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा सल्तनत ऑफ ओमान, उनकी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी के जरिए आज भी तेल के जहाज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये जो कहत के माहौल के अंदर आज भी तेल हमारे पास लेके आ रहे हैं और हमारे पास कम से कम तकलीफ सिर्फ कीमत की हद तक है, जिसको आपने मरम पट्टी करने की कोशिश की है, कम से कम अवेलेबिलिटी की तकलीफ नहीं आने दी। इसके साथ साथ हमारी मकामी जो ऑयल और गैस की कंपनी है, जिस तरह से आपकी गैस की सप्लाई सस्पेंड हुई, उसके बाद 300-400 MMCFD की मकामी गैस इन कंपनियों के जरिए मिलके फौरी तौर पे हमने बढ़ा के अपनी पाइपलाइन के अंदर इंजेक्ट की, जिसकी वजह से आज भी लोगों को, आवाम को अपने चूल्हे के अंदर खाने के वक्त के ऊपर गैस आज भी फराम की जा रही है। हालांकि कतर से आज भी कोई हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। इसके साथ साथ सर, गैस की सस्पेंशन के बावजूद आज जो एक क्राइसिस
दुनिया के अंदर तेल के क्राइसिस से भी बड़ा जिसकी रुख और जिसका हुजूम हो चुका है वो खाद का क्राइसिस है। तो वजीर आजम साहब ने फूड सिक्योरिटी को देखते हुए गैस की सप्लाई के बावजूद भी ये हिदायत की कि खाद की फराहमी के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ना साहब खाद का जरा तुसी जोर लाया, मैं वो गल सुना रहे हैं जी है ते अच्छा चलो। और राणा साहब ने जी राणा साहब से जो इन्होंने खाद की आवाज उठाई कि जी हमारे किसान भाइयों को हमारे हमसाये मुमालिक के अंदर जो तकलीफ है कि आज खाद की बोरी 3-3 गुना महंगी हो गई है, 15,000 रुपए की हो गई है, ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो वजीर आजम साहब ने कहा जिस तरह मर्जी जो मर्जी हो, आपकी जो 10 खाद की फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो उनको गैस की फरामी यकीनी बनाएं और उनसे ये लिखवाएं कि खाद की कीमत 4,500 रुपए बोरी से ज्यादा 1 रुपए भी नहीं होगी, और उसके ऊपर आज भी खाद पाकिस्तान में दस्तयाब है। इसके अलावा सर मैं हुकूमत ईरान का भी शुक्रगुजार हूं। जब से ये तनाज़ा हुआ हमारे 2 जहाज खाम तेल के वो हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए थे, ईरानी हुकूमत ने सारे तहफ़्फ़ुज़ात और सारे अपने गिलों को एक तरफ करके पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस जंग बंदी के अंदर, जो सिंसियर एफर्ट की, उसको देखते हुए जो ईरानी हुकूमत ने हमें सेफ पैसेज देते हुए जो जहाज कराची और पालकी जो हुर्मुज़ के अंदर कई दिन फंसा रहा उसको बाहर निकलने की इजाज़त दी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ जो जुनेद अनवार साहब ने जो PNSC के लिए और तेल की फरामी को यकीनी बनाने के लिए जो सारे का सारा PNSC का बेड़ा PSO के लिए और रिफाइनरियों के लिए दस्तयाब किया, जिसकी वजह से आज भी पेट्रोल पंपों के अंदर ईंधन दस्तयाब है, रिफाइनरियां पूरी तरह से चल रही हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम साहब ने, स्पीकर साहब, इस चीज़ को भी देखते हुए कि हमने खारजा महाज पे कोशिशें करके, फील्ड मार्शल साहब ने काविशें करके हमने मुतबादिल अपने ज़राए तो अरेंज कर लिए हैं, पर अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी कोई डिस्टर्बेंस आती है तो शज़ा फातिमा साहिबा की जिम्मेदारी लगाई कि ना सिर्फ ये बाइज़्ज़त सब्सिडी का, टारगेटेड सब्सिडी का इंतज़ाम किया जाए, पर खुदा ना खास्ता अगर राशनिंग की तरफ जाना पड़े कि सप्लाई के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आए, तो जो काम श्रीलंका की हुकूमत ने महीनों के अंदर जब 2022 में उनकी डिफॉल्ट हुई थी हफ्तों में करके पेट्रोल पंपों को अनेबल किया, जो खुदा ना खास्ता अगर हमें उस तरफ जाना पड़ा तो जिसके लिए पूरी तरह से वहां पे इक्विप्ड है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जी। सर आखिर में अब गुजारिश ये है कि ये सारा कुछ करके आपने दस्तयाबी को तो यकीनी बना लिया है, और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब सरदार अवैस लगारी साहब, जुनेद अनवार साहब, और इसकी एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर हम रोज़मर्रा की बिना के ऊपर 2 बजे देख रहे हैं, तो हर काम जो रियासत पाकिस्तान के मफाद के अंदर होगा, अवेलेबिलिटी के लिए, प्राइस के लिहाज से, आवाम को कुशन करने के लिए वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर करेंगे, ताकि जो मनाजिर हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, फिलीपींस के अंदर या बाकी जो ममालिक के अंदर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे नज़र ना आए, और जो कमज़ोर तबकात हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, सूबाई हुकूमतों ने मिल के मोटरसाइकिल वाली जो हमारी जो सारी आबादी है उनके लिए एक्साइज का रिकॉर्ड लेते हुए 100 रुपए लीटर
1 लीटर रोज का 20 दिन अगर उनको अपने रोजगार के लिए दफ्तर जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, 50 किलोमीटर अगर उनको सफर करना पड़ता है, तो तकरीबन 20 किलोमीटर के ऊपर 100 रुपए लीटर के हिसाब से 2000 रुपए 3 महीने के लिए बाइज्जत अंदाज के अंदर ये आईटी की टीम की मशावरत के साथ, सूबाई एक्साइज डिपार्टमेंटों की मदद के साथ ये पैसे उनके अकाउंटों में फराहम करने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। सर 2 पहियों वाले मोटरसाइकिल ही हैं सर, 2 पहियों वाले मोटरसाइकिल ही होते हैं सर। अच्छा सर, उसके अलावा सर जी जरूर देते हैं सर, वो बिल्कुल चलानी चाहिए। आप माशाल्लाह वैसे ही क्रिकेट के ऊपर जोर लगाते हैं, साइकिल का भी करना चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ साथ सर इंटरसिटी ट्रैफिक, क्योंकि हमारी बहुत सी आबादी है जो शहर से बाहर बड़े शहरों में आती है, काम करती है, उसके बाद महीने के बाद 2 महीने के बाद वापस जाती है। तो वजीर आजम साहब ने खास तौर पे हिदायत की कि पाकिस्तान रेलवेज जो लोअर ग्रेड के जो खास तौर पे उनके जो मुसाफिर हैं, हनीफ अब्बासी साहब को कहा गया कि उनके किरायों को फ्रीज रखने के लिए आप भरपूर कोशिश करें और जो मदद पीएसओ और बाकी रियासत के इदारों से आपको चाहिए आपको फराहम की जाएगी। तो मुझे खुशी है यहाँ पे ये कहते हुए कि उन्होंने उस चीज को भी यकीनी बनाते हुए जो आपके लोअर ग्रेड के जो आपके मुसाफिर हैं उनके लिए किरायों को भी फ्रीज किया गया और ये सहूलत आज तक उनको मुहैया की जा रही है। जी इसके साथ साथ सर जो पब्लिक सर्विस बसेज हैं उनकी भी तकलीफ को कम करने के लिए जो इंटरसिटी ट्रैफिक है वो आईटी मिनिस्ट्री ने सारा एक्साइज का रिकॉर्ड लेके 1 लाख रुपए महीना उन बसों के मालिकान को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि उनके रूट परमिट निकालें, जो बाकी का फर्क है अगर आप डाल सकते हैं हिस्सा उसमें डालें और ये जिम्मेदारी लें कि जो किराए का बढ़ावा है उसको कम से कम सतह के ऊपर रखा जा सके ताकि जो लोग बाइज्जत रोजगार के लिए शहरों में आते हैं उनके लिए हम आसानी का बाइस बन सकें और इससे तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसके साथ साथ सर सूबों ने अपने ताईं ये फैसला किया कि जो इंटरसिटी मूवमेंट होती है, इंटरसिटी मूवमेंट के अंदर कुछ सूबों ने फैसला किया कि वो फ्री करेंगी, जिसमें इस्लामाबाद ने भी ये फैसला किया कि मेट्रो सर्विस की सारी फीस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद अब्जॉर्ब करेगी और लोगों को सहूलत देगी। कुछ हुकूमतों ने किरायों को फ्रीज करने का फैसला किया। इसके मुताबिक एक और तबके को, खास तौर पे स्टूडेंट्स और जो शहर के दरमियान कम्यूट करते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। सर इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा तबका, और क्योंकि डीजल के अंदर कई गुना ज्यादा इजाफा आ रहा था और जो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को सिफर करके उसमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी वो दे चुकी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब ने उससे आगे बढ़ते हुए सूबों की मशावरत के साथ, क्योंकि आपको ये तय कर रहा था कि क्या ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप के ऊपर आपने सस्ता डीजल फराहम करना है, हार्वेस्टरों को, थ्रेशरों के लिए आपने डीजल क्या जेरी कैन के अंदर फर्क कीमत के ऊपर सस्ता फराहम करना है, आपने क्या ट्यूबवेलों के लिए डीजल सस्ता दूसरी 2 कीमतों के ऊपर तय करना है। तो सारे वज़राए आला के साथ ये तय किया गया कि जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों किसानों का रिकॉर्ड पंजाब के अंदर किसान कार्ड के जरिए, सिंध के अंदर हारी कार्ड के जरिए और केपी हुकूमत के अंदर जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के जरिए उनका लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटाइज किया गया है, और उसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत में जो डिजिटाइज किया हुआ है, उनकी मलकियत को देखते हुए 25 एकड़ की हद तक जो किसान है उसको इस बोझ को हल्का करने के लिए, मदद देने के लिए 1500 रुपए एकड़ की सब्सिडी फौरी तौर पे ऑपरेशनलाइज कर दी गई है और जिसके ऊपर उसको पैसा ट्रांसफर करने दे दिया गया जी। और सर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उन सारों की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है और इंशाअल्लाह ताला मिल के सर यकीनन ये जितना बड़ा
एक क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसको अगर स्टीयर करना था बगैर रियासत को नुकसान पहुंचाए, और जिस तरह से 2002 में पाकिस्तान को दिवालियापन के नहज पे लेके गया था, ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब यूएई की हुकूमत अपने डीजल की कीमत 80 रुपए बढ़ा रही हो, जिनके पास मकामी तौर पे डीजल मुहैया है, अवेलेबल है, उसके अंदर इस रास्ते को किस तरह नेविगेट करके चलाना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। तो सारे वज़राए आला की मशावरत के साथ नेशनल लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने, अस्करी क़यादत ने यह फैसला किया। जो क्राइसिस था और जो इसका हुजम और इससे रियासत को क्या खतरात लाहक थे, उसका तदारक कराने के लिए मैंने चंद गुजारिशात आपके सामने पेश की हैं। और मैं अपनी बात का इस चीज़ पे इख्तिताम कर रहा था कि इन सारे ख़तरात को देखते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ सारी इत्तेहादी जमातों का, सारी ऑपोजिशन की जमातों का, ख़ास तौर पे KPK की हुकूमत का, जिन्होंने इस मशावरत के सिलसिले के अंदर ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की तारीफ की, पर इसके साथ साथ इस मामले को हल करने के लिए भरपूर अपनी सपोर्ट का भी इजहार किया, और इसके साथ साथ ये कदम भी सबसे पहले लिया कि क्योंकि तवानाई की किल्लत की वजह से कहीं हमें महंगा ईंधन बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल के प्लांट चला के शाम को ये बोझ अवाम के ऊपर पास ना करना पड़े, तो जो कौमी बैठक के अंदर फैसला हुआ कि सूबाई हुकूमतें आपस में बैठ के मशवरा करेंगी और मार्केटों को जल्दी 8 बजे बंद करने के लिए अमली इकदामात लेंगी। उस पे जो सरफराज बुख्ती साहब ने, सुहेल आफरीदी साहब ने जो पहले इकदाम लिए, उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उम्मीद भी रखूँगा कि बाकी सूबाई हुकूमतें भी उनको देखा देखी अपनी कौमी जिम्मेदारी को देखते हुए इसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला करेंगी, ताकि हम महंगे ईंधन की बचत कर सकें और मिलके इस कौमी क्राइसिस से पाकिस्तान को बचा के बाहर निकाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी गौहर साहब, हम 20 मिनट की ब्रेक कर लें या पहले बात